फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम, मैं आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ 30 MCQ लॉ ऑफ एविडेंस लेकर। दोस्तों, ये MCQ जो है खासकर यूपी जुडिशरी के लिए और बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं और अदर स्टेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। APO है या APP है या अदर एग्ज़ाम के लिए जो भी बहुत मुफीद है। एवरीवन दोस्तों, मैं आज जो है 31 से शुरुआत करूंगा। हम आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चैनल हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी में प्रेस कर बेल आइकन घंटी प्रेस करेंगे तो मैं जो कोई भी वीडियो डालूंगा उसको आपको सीधे प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर जो है 31 है। पति व पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 120 में बता। पति व पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे किस मामले में? ए सिविल मामले में, बी अन्वेषणवाद में, सी अपराधी मामले में, डी सिविल व अपराधी मामले में। तो 31 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 31 का सही ऑप्शन दोस्तों डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बलात्कार के प्रकरण में विचारणा के दौरान न्यायालय में उपस्थित एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष चूक द्वारा अन्य व्यक्तियों को अपहत कारित करता है, यानी चाकू द्वारा अन्य व्यक्तियों को अपहत कारित करता है। वो न्यायाधीश जिसका सच्चाई में दुर्घटना हुई है। एक बलात्कार के प्रकरण में ट्रायल के दौरान न्यायालय में उपस्थित एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष चाकू द्वारा अन्य व्यक्तियों को अपहत कारित करता है। वह न्यायाधीश जिसके समक्ष ये घटना हुई है, तो क्या होगा? सेक्शन 121 है, क्वेश्चन मार्क्स है। साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है। अब जब न्यायाधीश के सामने हुआ है, न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे और एक व्यक्ति ने चाकू से प्रहार कर दिया और वो अपहत हो गया और न्यायाधीश मौजूद थे, तो क्या साक्ष्य में जो है नहीं बुलाया जा सकते न्यायाधीश को? बी किसी हायर न्यायालय के विशेष आदेश के अधीन साक्ष्य में बुलाया जा सकता है, यानी किसी उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश के अधीन ही साक्ष्य में बुलाया जा सकता है। सी कह रहा है एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। डी कह रहा है यदि उक्त घटना का विचारण किसी उच्चतर न्यायालय में हो रहा हो तब साक्ष्य में बुलाया जा सकता है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? अब क्वेश्चन नंबर जो है 32 का सही उत्तर जो है ये है, सी है। एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। क्या है? एक एविडेंस के रूप में जो है एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सम्मिलित है। सेक्शन 122 में क्या सम्मिलित है देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? पक्षों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान किए गए आपराधिक कार्य। बी पक्षों के बीच विवाहित स्थिति में दी गई पारिवारिक संसूचनाएं। सी कोई भी संसूचना जो किसी भी विषय से संबंधित हो तथा किसी भी प्रकार को विवाहित स्थिति में दिया जाना। डी पक्षों के बीच विश्वासिक वैध सूचनाएं उनकी विवाहित स्थिति के दौरान हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर बताइएगा। तो 33 का सही उत्तर है सी। 122 में कहता है कोई भी संसूचनाएं जो किसी विषय से संबंधित हो तथा किसी भी प्रकार के हो विवाहित स्थिति में दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विवाह के दौरान पत्नी के बीच का पत्र व्यवहार विशेषाधिकार युक्त नहीं है। अब विशेषाधिकार युक्त नहीं है, सेक्शन 122 में बताया गया है। ए दावा दंपति के बीच में हो। बी जिस व्यक्ति का कथन है वो मना करता है। सी जिस व्यक्ति का कथन है वो अनुमति देने से मना करता है। डी उनमें से एक को दंडित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेक्शन नंबर जो है 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर जो है ये होगा दावा दंपति के बीच में हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना क्या है, क्या कर रहा है, लोक कल्याण की भावनाओं को जो है सर्वोच्च विधि है सूत्र में समाहित किया गया है। अब क्या क्या है, धारा 115, बी धारा 119, सी धारा 123, डी धारा 118। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है सी धारा 123। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी ये कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहाँ से मिली है। ये किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन है धारा 125, धारा 126, धारा 127, धारा 128। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है 36 का, तो 36 का सेक्शन 125 ये राइट है। ओके, यानी पुलिस अधिकारी कहाँ से प्राप्त किया सूचना, उसे कहाँ साक्ष्य मिली है, ये उससे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के लिए एक अपवाद है। अब इसमें क्या था, कौन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के लिए एक अपवाद है। साक्ष्य अधिनियम 126, साक्ष्य अधिनियम 162, साक्ष्य अधिनियम 125, साक्ष्य अधिनियम 152, यानी कौन सा सेक्शन सही है। तो आपको 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो 37 का सही उत्तर है इस साक्ष्य अधिनियम की धारा 126। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 38। किस तथ्य के सबूत के लिए न्यूनतम कितने गवाहों की संख्या आवश्यक है, यानी किसी तथ्य को साबित करने के लिए सबूत के लिए न्यूनतम गवाहों की संख्या कितना आवश्यक है। सेक्शन 134 का है। सही सवाल क्या होगा, किसी भी तथ्य को सबूत के लिए गवाहों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है, तो यही उत्तर सही है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश साक्ष्य गृहीता के बारे में निश्चय करेगा, यानी साक्ष्य अधिनियम में कौन सा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश साक्ष्य की गृहीता के बारे में निश्चय करेगा। धारा 5, धारा 23, धारा 136, धारा 148। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 39 का। 39 का सही उत्तर जो है क्या होगा बताइएगा। तो 39 का सही उत्तर जो है सी है धारा 136। ओके, रिलेवेंसी की बात करती है, कौन रिलेवेंस है कौन ही रिलेवेंस है, धारा 136 डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी 40 मुख्य परीक्षा क्या होती है, यानी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है। सेक्शन 137 में बताया गया है किसी साक्षी को उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है। बी, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा विरोधी पक्षकार द्वारा परीक्षा। सी कह रहा है किसी साक्षी की मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा। डी, किसी साक्षी के प्रति परीक्षा के पश्चात परीक्षा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 137 का क्या होगा 14 का। तो 14 का सही उत्तर है ए, किसी साक्षी को उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है उसे मुख्य परीक्षा कहलाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सुसंगत एवं गृहीता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या है, ये पर्यायवाची है, साविस्तारी है, ना तो पर्यायवाची ना साविस्तारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेक्शन 41 का जो है सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ सही उत्तर जो है सी है, ना पर्यायवाची है ना साविस्तारी है। ओके, नेक्स्ट एक घायल व्यक्ति स्वयं थाने गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखाई। तदुपरांत जो है ए की मृत्यु उन्हीं सूचना रिपोर्ट में अंकित चोटों के कारण से हो गई। इन तथ्यों की प्रस्तुतियों में कौन सा मृतकालीन घोषणा होगा। अब देखते हैं डाइनिक्रेशन की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। बी, प्रथम सूचना रिपोर्ट की संपुष्ट अन्य साक्ष्य से होने पर ही ये रिपोर्ट साक्ष्य में गिरे होगी। सी, प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं ही मृतकालीन घोषणा होगी। डी, प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं कभी भी मृतकालीन घोषणा नहीं हो सकती है। इसका सही उत्तर क्या है, यानी केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की संपुष्ट अन्य साक्ष्यों पर होने पर ही रिपोर्ट साक्ष्य में गिरे है होगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं ही मृतकालीन घोषणा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं कभी भी मृतकालीन घोषणा नहीं हो सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 42 का,
तो 42 का सही उत्तर है सी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं में ही मृतकालीन कथन की घोषणा है। ओके, अब बात करते हैं 43। निम्नलिखित में से किन मामलों में विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है? क्या बात करता है, किन मामलों में विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है? भारतीय विधि का बिंदु, विदेशी विधि का कोई बिंदु, विज्ञान एवं कला का प्रश्न, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा 43 का? तो ए है, 43 का सही उत्तर ए है। यानी भारतीय विधि का मामले में जो है विशेषज्ञ की राय नहीं ली जाएगी। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? ये एक साक्ष्य नहीं है, ये एक वैज्ञानिक साक्ष्य है, ये एक मौखिक साक्ष्य है, ये एक परिस्थित जन साक्ष्य है। तो सही उत्तर क्या होगा 44 का? 44 का सही उत्तर जो है बी है, ये एक जो है साइंटिफिक एविडेंस है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। पूर्ण न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य विधि निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 140, सेक्शन 140, 160, 164। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 45 का जो है सेक्शन बी है, 40 है। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत मानती है? सेक्शन क्या करता है? सेक्शन 47, सेक्शन 48, सेक्शन 49, सेक्शन 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 46 का सही उत्तर दोस्तों बी होगा, सेक्शन 48। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 संबंधित है। वसीयती दस्तावेज से है, आवश्यक दस्तावेज से है, निजी दस्तावेज से है, लोक दस्तावेज से है। अब 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो लोक दस्तावेज यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित किए माने जाएंगे यदि यह किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है, जिसे न्यायालय का विशेष मामले में समुचित समझता है? 91 ए में क्या है? 5 वर्ष है, 3 वर्ष है, 20 वर्ष है, 10 वर्ष है। अब बताइएगा 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर ए 5 वर्ष है, 91 ए में बताया गया है। गलत कथन को इंगित कीजिए। जो स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट को इंगित कीजिए। ए, यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वो सभी पत्र जिनमें ये अंतर्विष्ट है साबित करना होगा। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कई भी पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वो सभी पत्र जिनमें अंतर्विष्ट है साबित करना होगा। यदि कोई संविदा किसी विनियम पत्र में अंतर्विष्ट है तो वो विनियम पत्र साबित करना होगा। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ये विनियम पत्र 3 परतों में लिखित हो तो केवल एक को ही साबित करना आवश्यक है। डी कह रहा है यदि ए बी के उसके द्वारा दिए गए धन की रसीद देता है और संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है तो ये साक्ष्य क्रय नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 49 का उत्तर जो है गलत जो है डी है और बाकी सब सही है। ओके, अब बात करते हैं 50। किस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कथन को इनकार करने से रोकने के सिद्धांत को कहा जाता है? यानी क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में दिए गए कथन को इनकार करने से रोकने सिद्धांत को कहा जाता है स्वीकृति, संस्कृति और उसके बाद में क्या है? विचाराधीन विबंध। तो 50 का सही उत्तर क्या है? तो स्टॉपिल है। अगर ये बात करें तो दोबारा कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन सही समरूप है? सबूत का आभार धारा 101 पे, दहेज मृत्यु धारा 122 पर, मुख्य साक्षी धारा 107 पर, सह अपराधी 119 पर। यानी कौन सही है? तो बताइएगा। 51 का बहुत सिंपल सवाल है। तो 51 का जो सही है सबूत का आभार धारा 101 पे है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है? अब विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है विवाहिक सूचना, पितृत्व संसूचना, व्यवसाय संसूचना, शासकीय संसूचना। सही उत्तर दीजिए। 52 का सही उत्तर है पितृत्व संसूचना। ये विशेषाधिकार प्राप्त सूचना नहीं है। ओके, विवाहिक है, व्यवसायिक है, शासकीय है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि एक सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध
सक्षम साक्षी होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 130A, बी धारा 131, सी धारा 132, डी धारा 133। तो सही उत्तर क्या होगा 53 का? तो 53 का सही उत्तर जो है डी है, धारा 133। ओके। क्वेश्चन नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन साक्षी को अपने स्मृति ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? तो ए धारा 158, बी धारा 159, सी धारा 160, डी धारा 162। तो सही उत्तर क्या होगा आप बताइएगा, धारा बी 159। ओके। अब बात करते हैं, यदि कोई संविदा किसी विनियम पत्र में अंतर्विष्ट है तो विनियम पत्र साबित करना होगा। ये कथन सत्य है या असत्य है? अब बात बताइए, सत्य या असत्य है? ए बी। तो आपको जो है 55 का सही उत्तर क्या होगा? ए, उसे सत्य है। यानी यदि जो है किसी संविदा विनियम पत्र में अंतर्विष्ट है तो वो विनियम पत्र साबित करना होगा। कथन ये सत्य है। ओके, ए सत्य है। अब बात करते हैं 56। प्राइवेट दस्तावेज परिभाषित है। सेक्शन 73A, बी 73A, सी 74, डी 75। अब बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? 56 का सही उत्तर जो है डी है, 75। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में किस मामले में मौखिक साक्ष्य दी जा सकती है? अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए धारा 95। अब 95 ये कह रहा है कि विक्रेता ने क्रेता को विक्रय पत्र द्वारा इस उल्लेख के साथ अपना मकान विक्रय किया। उसका मकान हावड़ा में स्थित है, जबकि हावड़ा में उसका कोई मकान नहीं है। उसका मकान कोलकाता में है, जिस पर विक्रय पत्र निष्पादित होने के दिनांक में उसका कब्जा था। यानी फिर से इसको रीड करते हैं, विक्रेता ने क्रेता को विक्रय पत्र द्वारा इस उल्लेख के साथ अपना मकान विक्रय किया कि उसका मकान हावड़ा में स्थित है, जबकि हावड़ा में उसका कोई मकान नहीं है। उसका मकान कोलकाता में है, जिस पर विक्रय पत्र निष्पादित होना दिनांक में उसका कब्जा है। भी कह रहा है कि विक्रेता ने लिखित द्वारा क्रेता को अपना एक घोड़ा इस उल्लेख के साथ विक्रय किया कि घोड़ा 1000 रुपये में है अथवा 1200 रुपये विक्रय किया जाता है। अब वही सी कह रहा है, एक लिखित कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं और विक्रेता के नीतियों को स्पष्ट करना चाहता है। डी कहता है, विक्रेता ने क्रेता को लिखित द्वारा अपनी रामपुर स्थित 100 बीघा जमीन बेची और रामपुर में उसके पास 100 बीघा जमीन है। विक्रेता साक्ष्य देना चाहता है कि उसका भिन्न स्थान में जमीन बेची है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है मौखिक साक्ष्य दी जा सकती है, धारा 95 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। सही उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर जो है इसका जो है ए है। आ गया ए। नहीं, विक्रेता ने जो है, सेलर ने जो है, क्रेता जो सेलर है और क्रेता जो खरीद रहा है, विक्रय पत्र द्वारा इस उल्लेख के साथ अपना मकान विक्रय किया है। उसका मकान हावड़ा में स्थित है, ठीक है, जबकि हावड़ा में उसका कोई मकान नहीं है। उसका मकान कोलकाता में है, जिस पर विक्रय पत्र निष्पादित होने दिनांक में उसका कब्जा है। ठीक, ये उत्तर सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 58 में क्या कह रहा है? लिखित अनुबंध के बारे में न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मौखिक साक्ष्य ग्रहण करने में भूल की है? अब क्या है? ए है अनुबंध प्रतिफल रहित हो, बी अनुबंध में उल्लिखित ब्याज की शर्त नहीं ठहराई थी, सी अनुबंध प्रतिवादी के धोखे में निष्पादित कर लिया था, डी अनुबंध प्रतिवादी से जो अनपढ़ है बिना समझाए निष्पादित कर लिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 58 का सही उत्तर जो है क्या होगा दोस्तों? बी, अनुबंध में उल्लिखित ब्याज की शर्त नहीं ठहराई गई थी। ओके। अब बात करते हैं 59। बी को खा को का एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वो अच्छा है। खा को का इन शब्दों को लिख कर देता है, का से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा। क्या का मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा? ए हाँ, बी नहीं, सी धारा 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिषेधित है,
कि भारतीय धारा 91 भारतीय शासन नियम के तहत दस्तावेजी साथ साबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 59 का सही उत्तर जो है ए है, हाँ। क्या है? क्या को 5 रुपये घोड़ा खरीदा था, क्या मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा? तो यहाँ हाँ साबित करेगा, ठीक, मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट सवाल है दोस्तों। मृतकालिक कथन की ग्रहता के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? अब इसमें कौन सी कंडीशन आवश्यक नहीं है? मृतकालिक कथन करने वाले की मृत्यु, सही है। कथन उसके मृत्यु के बारे में अवश्य हो, सही है। कथन करने वाला कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका करती है, सही है। कथन उसी संव्यवहार किसी परिस्थिति के बारे में किया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। तो कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है? तो 60 का जो है सी, कथन करने वाले व्यक्ति को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका, सही हो। तो इसका सही उत्तर जो है सी है। ओके, 60 का सही उत्तर सी है। कथन करने वाले व्यक्ति कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी। दोस्तों मैं आज यहीं से आपसे दरख्वास्त चाहता हूँ। थैंक यू। मैं कल फिर नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर मिलूँगा। ओके।